इसके बाद आता है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम ये देखेंगे कि जीवन बीमा में क्या शामिल है। जीवन बीमा में क्या शामिल है? तो बीमा में 4 चीज़ें शामिल है: संपत्ति, बीमित किया गया जोखिम, पूलिंग और अनुबंध। सबसे पहले आप समझेंगे ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, इसको किसने दिया। ये आप समझिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव जीवन मूल्य। HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी मानव जीवन मूल्य। ये होता क्या है? आपके पूरे जीवन में आप जितनी कमाई करेंगे, आपका जो जिससे आप जितनी आय आ सकती है उसको विभाजित कर देंगे आप वृद्धि दर से। जो ब्याज आपका बढ़ेगा, जैसे अगर आप मान लीजिए 2,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो भविष्य में उसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो जिस दर से वो बढ़ेगा उस ब्याज से उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये जो चीज़ आ जाती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू अंग्रेजी में, और हिंदी में मानव जीवन मूल्य। इसको देने वाले जो व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, उनका नाम है ह्यूबनर। प्रोफेसर ह्यूबनर ने दिया है इसको। शुद्ध कमाई क्या होगा? सिंपल है, जितना आप कमाएंगे माइनस कर देंगे, उसमें घटा देंगे हम जो अपने पर खर्च किया जाएगा। अब आप एकदम ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जोखिम जो है, मानव जीवन पर जोखिम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला तो बिल्कुल समझ में आने वाला है कि अति शीघ्र, अगर आप बहुत जल्दी, जो उम्र है उससे जल्दी आपकी मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो अति शीघ्र मृत्यु। फिर अगर जितनी अवधि तक इंसान कमा सकता है उससे कहीं ज़्यादा अगर वो जिंदा रह रहा है, उस केस में भी ये जोखिम ही है ना। फिर अगर कहीं आप यानी जो व्यक्ति हैं उनको कुछ हो जाता है, उनके हाथ पैर, आप उनके शरीर के किसी अंग को कुछ दिक्कत हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, और उस विकलांगता के साथ वो जीवित रहते हैं, यह भी क्या एक प्रकार का जोखिम है। तो जोखिम 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अब हम अगले चीज में आते हैं, साधारण बीमा क्या होता है। साधारण बीमा क्या होगा? ऐसे जोखिम जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं, और दायित्व बीमा भी उसी में आता है। दायित्व बीमा क्या होगा? प्रतिष्ठा, मानहानि और व्यक्तिगत जोखिम। अब आपको मैं समझा रही हूँ, देखिए, प्रतिष्ठा और मानहानि हमने पढ़ा था ना, व्यक्तिगत और व्यक्ति परक। तो व्यक्ति परक जो है ये आएगा दायित्व बीमा, और वो साधारण बीमा में आता है। व्यक्तिगत जोखिम जो है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो साधारण बीमा मतलब क्या? ऐसे जोखिम जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं। अब आता है प्रीमियम। हमने पढ़ा था कि प्रीमियम जमा करना होता है। प्रीमियम जो हम अभी अभी यूज़ कर रहे हैं वो है स्तरीय प्रीमियम। स्तरीय प्रीमियम का मतलब मैं आपको बताती हूँ। आप किसी अपने ग्राहक को कहेंगे कि सर 1,00,000 रुपए जो है आपको हर साल देने हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीमियम। ठीक है, 1,00,000 रुपये प्रीमियम है आपका। अब आप हमेशा, आप ये थोड़ी होगा कि एक साल 1,00,000, फिर किसी साल 1,50,000, फिर 2,00,000, ऐसा बढ़ेगा नहीं। वो जब तक वो पॉलिसी चल रही है तब तक वो एक ही रहेगा। अब इसमें आप देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने लायक। मान लीजिए कि ये व्यक्ति अभी 25 साल के हैं और इन्होंने करीबन 20 साल का बीमा लेके रखा है, और 25 साल के अभी हैं, 20 साल का इन्होंने बीमा लिया है, तो ये जब मैच्योर होंगे तो क्या हो जाएंगे? 45 साल के हो जाएंगे, ठीक है। अब आप समझिए, 25 साल का जो व्यक्ति है वो हेल्थ भी उसकी अच्छी है, उसकी कमाई भी, क्या पता, जब पॉलिसी मिल रही है मतलब कमाई भी अच्छी होने के चांसेस हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी डेथ रेशियो, यानी इसके उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके मरने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, तो इसका प्रीमियम तो कम होना चाहिए। मतलब अभी ऐसा होना चाहिए कि 50,000 रुपये हो, ठीक है। एक केस समझिए। अब जब मैच्योरिटी वाला टाइम है, यानी कि 40 साल, 41 साल, 42, 43, 44, ऐसे, ये व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है, अब हेल्थ भी पहले जितना अच्छा नहीं होगा, तो इनका प्रीमियम तो बढ़ जाना चाहिए ना। मतलब 1,50,000 होना चाहिए, ठीक है। पर ये सब बराबर हैं, तो हो क्या रहा है आप समझिए।
जिसको 50,000 चाहिए था लगना, उसको लग रहा है 1,00,000 रुपया। मतलब जितना चाहिए था लगना उससे अधिक वसूला जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जब व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए था, मतलब ज़्यादा उनसे लेना चाहिए था, उनसे हम कम ले रहे हैं। सेम प्रीमियम ले रहे हैं इसलिए उनसे हम कम ले रहे हैं। ठीक है। हो क्या रहा है, जो पहले अधिक प्रीमियम लिया गया ना, उसको हम आगे के रिस्क को कवर करने के लिए पहले से इकट्ठा कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इनके अभी तो चांसेस है नहीं, खुदा ना खासा कुछ होता है, बट अभी चांसेस नहीं है। तो भविष्य में ज़्यादा चांसेस जब होंगे तब के लिए पहले ही प्रीमियम वो ले लिया जाता है। यही चीज़ इसमें आपकी लिखी हुई है। ठीक है। स्तरीय प्रीमियम क्या होता है? पहले लिए अधिक लिए गए और बाद में कम लिए गए का औसत मान होता है। मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने वाला, या ये कहें कि पूरे को जोड़ के जितने साल लग रहे हैं उससे डिवाइड करना। ठीक है। और ये जो शब्द मैंने आपको जितने कहे हैं वो इस पेज में लिखे हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि प्रीमियम का किया क्या जाता है। देखिए, इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। आपका जो प्रीमियम आया है उसके 2 हिस्से। देखिए क्या लिखा है इसमें, एक होता है रिजर्व और दूसरा होता है लाइफ फंड। 2 हिस्से कर दिए ना, जैसे 1,00,000 हुआ तो मान लो इसमें 50,000 डाल दिए, इसमें 50,000। अभी समझने के लिए है, एग्जैक्ट कितना डालते हैं वो हमें आइडिया नहीं है। रिजर्व क्या होता है? भविष्य में जो दायित्व को भुगतान करने के लिए, यानी कि इसका सीधा आप मतलब समझिए रिस्क कवर, यानी कि कल को पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर उन व्यक्ति को कुछ हो जाता है उसके लिए ये रिजर्व रखा जाता है। ठीक है। इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, दूसरा इसका मतलब ये भी है। फिर दूसरा बचा हिस्सा है, यानी कि 1,00,000 रुपए था, 50,000 और 50,000, ये लाइफ फंड है। लाइफ फंड जो है उसको हम निवेश करेंगे, मतलब जो कंपनियों के शेयर्स में लगाएंगे। इसका आप सीधा मतलब ये समझिए। ठीक है। अब क्या होगा, इससे अच्छा रिटर्न आएगा और इसलिए जो मैच्योरिटी बनती है, आपका बोनस बनता है, हर साल बोनस डिक्लेयर होता है, वो इस फंड से आता है। ओके। अब इसमें जो चीज़ ऊपर लिखी गई है वही नीचे भी है कि स्तरीय प्रीमियम के घटक हैं सुरक्षा अवयव या घटक, और दूसरा नकदी मूल्य वाला। रिजर्व जो है वो सुरक्षा अवयव वाला है, और लाइफ फंड क्या है? नकदी, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट के लिए डाला जा रहा है। ठीक है। फिर आपको 2 या दिख रहे होंगे यहाँ पे, विशाखन और दूसरा है म्यूचुअलिटी। विशाखन क्या चीज़ होती है? एक बड़ा बॉक्स, उससे हमने क्या किया, मान लो चॉकलेट्स हैं, उसको हमने 4 अलग अलग डिब्बों में डाल दिया। तो आपका एक पेमेंट आता है, आपने उसको 4 जगह लगा दिया। मान लो एक आपने बैंक में डाल दिया, फिर एक आप कहीं ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपने डाल दिया, एक आपने लाइफ इंश्योरेंस में डाल दिया, ये एक आपने फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, अपने एक पैसे को चारों जगह डाल रहे हैं। ठीक है। आपने क्या किया, अपने फंड का विशाखन, या अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफिकेशन। इसका फ़ायदा देखिए क्या है, मान लेते हैं ये एक ऐसी बैंक में डला है जिसको लूटने के चांस हैं, तो इतना पैसा तो चला गया लेकिन बाकी 3 बच जाएंगे, है ना? ऐसे ही अगर चारों में से किसी एक में, जैसे म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर रिस्क ही रहता है, तो म्यूचुअल फंड में अगर रिस्क है और पैसा डूब गया तो ये 3 तो सेफ है ना। तो आपका पूरा पैसा अगर आप एक जगह डालते तो पूरा पैसा डूब जाता, है ना? अगर आप इसको 4 या 5 या 6 जितने अधिक आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उतना करेंगे, तो आपका एक ही या 2 ही जगह को नुकसान होगा, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर जगह नुकसान हो, है ना? तो ये आपके फंड को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। दूसरा आप देख रहे होंगे ये म्यूचुअलिटी, यानी कि पारस्परिकता। ये होता है इंश्योरेंस में, जो हमने पूलिंग पढ़ा था, याद है? ये 4 घर हैं, चारों घरों से हमने पैसा लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास डाल दिया। अब इससे क्या हो रहा है, कल को इस घर को अगर नुकसान होगा तो ये चारों उसको शेयर कर रहे हैं, तो इससे इनका बर्डन कम हो रहा है। ठीक है। पारस्परिकता के लाभ क्या हैं? किसी भी असामयिक मृत्यु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक हानि की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करेगा। तो बिल्कुल बनी बात है, समझ आ गया ना? मान लो इनको कुछ हो जाता है तो इनके परिवार के लिए जो पैसा दे रही है ये कंपनी, वो असल में चारों ने जो शेयर करके फंड इकट्ठा किया था उससे है। तो इन चारों को भी बर्डन नहीं आया और इंश्योरेंस कंपनी को भी अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना पड़ा। दूसरा फायदा क्या है इसका? संग्रहीकरण के साथ साथ वित्तीय जोखिम को भी संतुलित करता है। ठीक है। फिर इसमें अब आते हैं जीवन बीमा अनुबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो बीमा धन,
बीमा धन वो आश्वासित राशि होती है, उसको अंग्रेजी में सम अश्योर्ड बोलते हैं। उतना पैसा तो लगना ही लगना है, उतना पैसा तो मिलना ही मिलना है आपको, इसको सम अश्योर्ड बोलते हैं। अवसर लागत क्या होता है? देखो, जैसे कोई व्यक्ति आज आपकी कंपनी में मान लो हर साल 1 लाख रुपए डाल रहा है, ठीक है। इस 1 लाख रुपए से वो कुछ भी कर सकता था, बेड खरीद सकता था, घर प्रॉपर्टी के लिए पैसे जुटा सकता था, बैंक में डाल सकता था, या आप ज़्यादा तो सोचिए कि कोई चीज़ खरीद सकता था वो, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने आपकी कंपनी में पैसा डाला, तो क्या कर रहा है? कोई चीज़ को खरीदने का अवसर वो छोड़ रहा है, इसको बोलते हैं अवसर लागत, ठीक है। तो ये आपकी आप कभी भी इन्वेस्ट की कोई भी इंसान करता है तो अवसर लागत उसमें रहती है। फिर परंपरागत तर्क ये कहता है कि मियादी बीमा आप खरीदिए, अगर आपको खरीदना ही है तो मियादी बीमा खरीदो। मियादी मतलब होता है टर्म इंश्योरेंस, मतलब जिसमें आपको एक लिमिट होता है। जैसे 15 साल का बीमा आपने किया, तो अगर 15 साल के अंदर कुछ हो जाता है उस व्यक्ति को तो ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज 15 साल, अगर 16वें साल उनकी डेथ हो रही है तो कुछ एक पैसा नहीं मिलना, उसको बोलते हैं मियादी बीमा, ठीक है। तो परंपरागत तर्क आता है, ये प्रश्न आएगा कि परंपरागत तर्क कौन सा है? तो मियादी बीमा खरीदें और बाकी पैसा जो है वो कहीं और आप डालें, ठीक है। अब जीवन बीमा अनुबंध का इसका फायदा क्या है, आप एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके। इसकी हानियां मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है कि जाए आपको। इसकी हानियां हैं, मुद्रास्फीति के कारण घटते मूल्य के अधीन है ये। मतलब देखिए, इसका मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। महंगाई जैसे आज 1 लाख रुपए की जो कीमत है, कल घट कर रह जाएगी करीबन 70,000, आज से अगर आप 4 साल बाद जाएं तो क्या हो रहा है? ये पैसा तो आपका अगर 1 लाख का समय शॉर्ट है तो 1 लाख ही मिलेगा ना, पर उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू है, जो खरीदने की क्षमता है, वो 70,000 के तक रह जाएगी, तो उस चीज़ से लड़ नहीं सक रहा है, ठीक है। फिर उच्च विपणन व अन्य प्रारंभिक लागत शुरुआत वर्षों में संचित राशि की मात्रा को कम कर देता है। जो शुरुआत आपकी पॉलिसी जब शुरुआती के टाइम पर होती है ना, तो उसमें पॉलिसी में खर्चा आता है, इसलिए जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कम इकट्ठा होता है। फिर प्रतिलाभ जो है वो तुलनात्मक रूप से कम है। तुलनात्मक रूप जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कि आप बैंक से देख लीजिए, आपका जो म्यूचुअल फंड में आप डालते हैं, म्यूचुअल फंड में खैर बहुत ही तेज़ी से उछाल होता है, अगर सही जा रहा है, अगर गलत जा रहा है तो वह उसी स्पीड से नीचे भी आता है। पर इस चीज़ को आप समझिए कि अगर इनसे आप कंपेयर करोगे तो इसमें कम आता है रिटर्न, किसमें? बीमा में। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बैंक, कंपनी और म्यूचुअल फंड रिस्क कवर नहीं देते आपको। बीमा कंपनियां एक फंड अलग कर लेती हैं रिस्क कवर के लिए ही मात्र, क्योंकि उनका मेन काम रिस्क कवर करना है। कल को अगर कुछ हो जाता है तो परिवार के लिए पैसा बचाती हैं बीमा कंपनियां, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न कम आता है। आपको कल ग्राहक पूछेंगे कि रिटर्न क्यों कम आ रहा है, तो आप ये सीधा उत्तर देंगे, RC माने रिस्क कवर, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है।